हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये लैंग्वेज सेकंड के हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चन जो है ये लैंग्वेज सेकंड के हैं। पैडागोजी के हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम लोग 15 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि आपके हिंदी पैडागोजी में 15 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बाकी 15 जो होते हैं वो पैसेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले आपको सोशल साइंस की क्लास मिली होगी जिसमें हम लोगों ने पीवाईक्यू को क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, जहां पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं और अपने पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि एक अध्यापक का विश्वास है कि मुक्त जो है लेखन से उसके विद्यार्थियों के भाषाई कौशल मजबूत होंगे। मुक्त लेखन से तात्पर्य है, ये आपको बताना है कि मुक्त लेखन जो होता है वो कौन है। देखिए, मुक्त लेखन का मतलब हुआ सिंपल सा कि किसी भी प्रकार को जो है आपको बाधित ना किया जाए। आपसे ये ना कहा जाए कि हाँ आपको इतने ही वर्ड में लिखना है, या फिर आपको ऐसे ही लिखना है, ये टॉपिक इंक्लूड करना है, ऐसी राइटिंग बनानी है। तो यानी आपको किसी भी प्रकार से बाधित ना किया जाए। ठीक है, इसका यही मतलब हुआ। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो कौन सा सही हो जाएगा। पहला है कि किसी भी निःशुल्क स्रोत से लिया गया लेखन। तो यानी आप किसी भी निःशुल्क यानी जिसका आप पेमेंट नहीं कर रहे हो वो लेखन, तो वो जो है आपका मुक्त लेखन नहीं होगा। मुक्त जो है चित्रकारी पर आधारित लेखन, तो मुक्त चित्रकारी पर आधारित लेखन हो सकता है। आगे चलते हैं। मानस में जो कुछ भी विचार आ रहे हैं, यानी व्यक्ति के दिमाग में जो भी थिंकिंग चल रही है, उन्हें जो है लेखन के नियमों को ध्यान में रखे बगैर लिखने पर आधारित लेखन। बिल्कुल सही बात है कि आपके दिमाग में जो भी थॉट आ रहा है आप उसको लिख रहे हो बिना किसी नियमों को ध्यान में रखते हुए, यानी किसी भी प्रकार से आपको बाधित नहीं किया जा रहा है कि यस आपको ऐसे ही लिखना है, इतने वर्ड में लिखना है, ऐसे लाइनिंग खींचनी है, ऐसे लिखना है। ऐसा आपको किसी प्रकार से जो है बाधित नहीं किया जा रहा है। आंसर यहाँ पे होगा आपका थर्ड ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट है। थर्ड ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपके ऑफिशियल आंसर की में थर्ड ही आंसर गिवन भी है। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सुनियोजित लेखन व्याकरणिक नियमों को केंद्र में रखकर निःशुल्क स्रोत के लिए लिखा गया, ये आपका नहीं होगा। यहाँ पे जो आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा है कि लेखन प्रक्रिया के चरण यानी लेखन के जो स्टेप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला है प्रकाशन से आरंभ होते हैं, या फिर मानस चित्रण पर समाप्त होते हैं, या फिर मानस मंथन से आरंभ होते हैं, या फिर समीक्षा पर समाप्त होते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो कौन सा करेक्ट होगा। पहला है प्रकाशन से प्रारंभ होते हैं। जी नहीं, ये आपका नहीं होगा, क्योंकि पहला स्टेप लिखने का पहला चरण कौन सा होगा। मानस चित्रण पर समाप्त होता है तो लिखने की स्टार्टिंग होगी, पहला चरण ये होगा, ना कि समाप्त, ये तो लास्ट में जाएगा। आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मानस मंथन से आरंभ होते हैं, यानी सबसे पहले आपके दिमाग में थॉट चलता है। अगर कुछ भी आपको लिखना है, कोई ऐसे हुआ या फिर कोई प्रोजेक्ट कार्ड दिया गया, ए टू जेड कोई भी एक टॉपिक दिया गया, तो उससे रिलेटेड पहले आपके दिमाग में थिंकिंग चलेगी, फिर जो है आप उससे रिलेटेड लिखोगे। तो जो आंसर यहाँ पे होगा मानस मंथन से आरंभ होते हैं, यानी सबसे पहले दिमाग में आपके थॉट चलता है, थिंकिंग चलती है। आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा समीक्षा पर समाप्त, यानी आप बाद में समीक्षा करोगे लेकिन सबसे पहले आपके दिमाग में उससे रिलेटेड थॉट चलेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड है, दैनिक समाचार पत्र पठन के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है, यानी कि दैनिक समाचार का जो पठन है उसमें कौन सी विधि को इंक्लूड किया जाता है। तो पहला है विस्तृत पठन को इंक्लूड करते हैं, या फिर बारीकी से पठन, या फिर विस्तृत पूर्वक पठन, या फिर जो है यानी विस्तार पूर्वक पठन यानी डिटेल में चीज़ें जाएंगी, या फिर सरसरी तौर पर पठन। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका फोर्थ सही होगा, क्योंकि सरसरी तौर पर पठन होता है। अब वो कैसे, जैसे आप न्यूज़पेपर का जब न्यूज़पेपर लेते हो पढ़ने के लिए तो आप हेडलाइन को पढ़ते हो सरसरी तौर पर, लेकिन आपको समझ में आ जाता है कि यस इसके अंतर्गत क्या कहा गया होगा, यानी मोटा मोटा आपको समझ में आ जाता है, आइडिया आ जाती है आपके दिमाग में कि यस इसके बारे में ये कहा गया होगा इसमें, तो सरसरी तौर पर पठन हो जाएगा। यहाँ पे आंसर जो होने वाला है वो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा,
ये जो ऑप्शन दिए गए हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, कैसे भी करके क्वेश्चन घुमा करके देगा, लेकिन ऑप्शन इसमें से कोई एक सही होगा, आंसर इसमें से कोई एक होगा, क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके दे देंगे। तो इनको ध्यान रखना है कि विस्तृत पठन किसको कहते हैं, बारीकी से पठन किसको कहेंगे, विस्तार पूर्वक पठन किसको कहते हैं, सरसरी तौर पर पठन। देखिए सरसरी तौर पर हो गया कि आपने हेडलाइन को पढ़ लिया और चीज़ें आपको समझ में आ गई कि हाँ इसके अंतर्गत क्या कहा गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है फोर क्वेश्चन। इसमें कहा है कि कक्षा 6 के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को पठन पूर्वक गतिविधि में संलग्न किया है। यह अध्यापक को किस तरह से मदद करेगा, यानी कि एक अध्यापक है, उन्होंने पठन पूर्वक जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटियां हैं, उसमें बच्चे को इंक्लूड किया है। तो यह जो है अध्यापक को किस तरह से हेल्प करेगा, ये आपको बताना है। पहला है पाठ्य सामग्री के सारांशीकरण में, या फिर विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के साथ पाठ्य सामग्री को जोड़ने में, या फिर जो है शिक्षार्थियों द्वारा पाठ्य सामग्री को याद करने और फिर ज्यों का त्यों लिख देने में, या फिर पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करने में। फोर का जो आंसर होने वाला है वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के साथ पाठ्य सामग्री को जोड़ने में, यानी कि विद्यार्थी का जो पूर्व नॉलेज है, जो प्रीवियस नॉलेज है, उसके साथ आप नई जो है पाठ्य सामग्री को ऐड करोगे। इससे क्या होगा कि बच्चा चीज़ों को समझ पाएगा और वो रिलेट कर पाएगा, वो आसानी से सीख लेगा। आंसर यहाँ पे फोर क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही जो है मदद करेगा अध्यापक को भी और बच्चे को भी हेल्प मिलेगी उसकी लर्निंग को बेहतर करने में। आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा, ज्यों का त्यों। आपको रट्टाफिकेशन करवाना नहीं है, कठिन शब्दों को रटवा दोगे ये भी नहीं होगा, सारांशीकरण भी नहीं करना क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। आंसर यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो व्यक्ति विभिन्न भाषाओं को प्रवाह के साथ बोल सकता है उसे क्या कहा जाएगा, यानी कौन सा जो व्यक्ति, मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रवाह के साथ जो है विभिन्न भाषाएं बोल लेता है, यानी उसको अलग अलग लैंग्वेज आती है, तो उसको आप क्या कहेंगे। तो यहाँ पे पहला है द्विभाषिक वक्ता होगा, या फिर बहुभाषी हो जाएगा, या फिर एकल भाषी वक्ता होगा, या फिर भाषा वैज्ञानिक होगा। यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा। अगला है तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा कि बहुभाषी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो विभिन्न भाषाएं सीख रहा है, यानी उसको एक भाषा नहीं कहा गया कि वो एक भाषा सीख के दूसरी भाषा सीख रहा है, बल्कि यहाँ पे बात हुई है विभिन्न भाषाएं, यानी उसको मल्टीपल लैंग्वेज आ रही हैं। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बहुभाषी हो जाएगा, ठीक है। द्विभाषी वक्ता नहीं होगा, एकल भी नहीं होगा, भाषा वैज्ञानिक भी नहीं होगा, जो है आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि उसको विभिन्न भाषाएं आ रही हैं, वो कहीं भी कुछ भी लैंग्वेज का प्रयोग कर पा रहा है और सीख ले रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 पे। अगला है 6 क्वेश्चन। इसमें कहा है कि कक्षा 6 की विद्यार्थी गीतिका कुछ शब्दों को अच्छी तरह से उच्चारित नहीं कर पाती है, यानी जो जो गीतिका है वो क्या है, कुछ शब्दों को अच्छे से नहीं बोल पाती है। अध्यापक उस पर व्यक्तिगत ध्यान देते हैं और विभिन्न जो है युक्तियों द्वारा मदद करती हैं। वाइगोस्की के अनुसार इसे क्या कहेंगे, यानी एक बच्ची जो है उसको उच्चारित करने में, उसको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, और टीचर क्या है उसको व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे रहा है, क्योंकि टीचर जानता है कि हाँ इस बच्ची को थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो वो उनकी पार्टिकुलर जो है बच्चे की हेल्प कर रहा है। तो इसको आप वाइगोस्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, ये आपको बताना था। तो पुनर्बलन होगा, या फिर मदद यानी सहारा देना होगा, या फिर अनुकूलन, या फिर मॉडलिंग। तो मॉडलिंग की बात जो है वाइगोस्की की थ्योरी में नहीं हुई है, अनुकूलन की भी बात उन्होंने नहीं की है, पुनर्बलन की भी बात उन्होंने नहीं की है। आंसर आपका सेकंड होगा, क्योंकि उन्होंने स्किप होल्डिंग की बात की है, पार्ट की बात की, हाफ सॉल्व क्वेश्चन की बात की, मदद देना हो गया, सहारा देना हो गया, कि जहाँ पर भी बच्चे को दिक्कत हुई है वहाँ पर टीचर ने थोड़ी सी उसकी मदद कर दी, थोड़ी सी उसकी हेल्प कर दी, और बच्चे की लर्निंग आगे बढ़ गई। बच्चे को जहाँ पे दिक्कत हुई और वहाँ पे किसी ने उसकी थोड़ी सी मदद कर दी, अब बच्चा थोड़ा सा आगे बढ़ गया। जैसे आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अब सवाल जब आप सॉल्व कर रहे हो, कहीं पर आपको मिस्टेक हो गई या फिर कहीं पे आपको नहीं आता, अब टीचर ने थोड़ी सी वहाँ पे हेल्प कर दी, आपको बता दिया कि हाँ यहाँ पे ऐसे ये स्टेप फॉलो करना है, और आपने उसको फिर सॉल्व करते आप चले गए, तो ये क्या हो गया, ये इसके फोल्डिंग हो गया अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 पे।
7 में जो है पूछा है कि यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं, तो भाषा अध्यापक होने के नाते कौन-सी जो है युक्ति अपनाएँगे? यानी एक बच्चे अगर आपके क्लासरूम में कोई ऐसा बच्चा है जो दृष्टिबाधित है, यानी उसको देखने में प्रॉब्लम है, वो देख नहीं सकता, तो आप एक भाषा अध्यापक होने के नाते आप कौन-सी एक्टिविटी को इंक्लूड करेंगे? ये जो है यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो पहला है, उनके लिए विशेष अध्यापक का जो है प्रावधान करने के लिए प्रशासन को कहता है कि जो है आप प्रशासन से संपर्क करेंगे और कहेंगे हाँ इस बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आप एक टीचर को व्यवस्था करिए। तो ऐसा आपको नहीं करना, क्योंकि आप बच्चे को अलग थलग फील नहीं करवा सकते। ये क्लियरली बोला है इंक्लूसिव जो क्लासरूम होती है। उसके साथ सामान्य विद्यार्थियों के रूप में व्यवहार करना और श्रव्य सामग्री द्वारा उसे सहयोग देना। बिल्कुल करेक्ट बात है कि जो सामान्य बच्चे हैं, जैसे सभी बच्चे हैं, आप उन्हीं की तरह से उस बच्चे को भी गाइड करोगे, लेकिन उसको सुनने यानी उसको देखने में प्रॉब्लम है बट सुनने में तो समस्या नहीं है। उसके बाकी सेंस तो काम कर रहे हैं, तो बाकी सेंस का आप प्रयोग करके उसकी लर्निंग को बेहतर कर सकते हो। तो देखने में समस्या है बट बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम नहीं है, तो आप श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके बच्चे का प्रोग्रेस करवा सकते हो, बच्चे की हेल्प कर सकते हो। यहाँ पे आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन। आप ये नहीं कहोगे अरे नहीं तुमको तो दिखता नहीं है, तुम तो पढ़ नहीं सकते, तुम्हारे लिए एक अलग टीचर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। उनकी अनदेखी करके शेष विद्यार्थियों पर ध्यान दोगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यदि वह विद्यार्थी दूसरों से कमतर प्रदर्शन करती है तो उसे जो है माफ़ कर देना? जी नहीं, ये आप कब तक करोगे उसको माफ़, क्योंकि उसका प्रोग्रेस करवाना है। आंसर यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 8। एक भाषा अध्यापक विभिन्न भाषाई गतिविधियों और कार्यों के माध्यम से अपनी विद्यार्थियों के बारे में सूचना संग्रहण करके उनके अधिगम और प्रगति का जो है आकलन करता है। इस आकलन को क्या कहेंगे? ये जो है बताना है। यानी जो एक टीचर है वो एक्टिविटी के माध्यम से जो है बच्चों के बारे में सूचना को ग्रहण करता है, यानी संग्रहण करता है, डाटा को कलेक्ट करता है और जो है अधिगम और प्रगति का आकलन करता है कि हाँ बच्चे के द्वारा ये गलती हुई है तो उसका कितना प्रोग्रेस हो पाया है और कितना वो प्रोग्रेस कर सकता है, इसके बारे में टीचर जो है असेसमेंट कर रहा है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? आकलन को क्या कहेंगे? यानी जो ये आकलन हुआ है जिस एक्टिविटी के दौरान, इसको आप क्या कहेंगे? रचनात्मक आकलन होगा या फिर जो है योगात्मक या फिर निपुणता या फिर सतत? तो सतत यहाँ पे कंटिन्यू नहीं हो रहा है, निपुणता भी यहाँ पे कोई ग्रेड की बात नहीं हुई, योगात्मक आकलन यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिए जा रहे, कोई ग्रेड नहीं दिया जा रहा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पे होगा आपका रचनात्मक आकलन, क्योंकि गतिविधियों को ध्यान में रखा जा रहा है, गतिविधियों के माध्यम से बच्चे का असेसमेंट हो रहा है, यानी एक्टिविटी के माध्यम से असेसमेंट किया जा रहा है। आंसर यहाँ पे होगा आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा है कि कक्षा 7 के अध्यापक को अपने शिक्षार्थियों के लेखन कौशल का आकलन करना है। उसके द्वारा विकसित परीक्षण जो है मदों का क्या उद्देश्य है? यानी कि कक्षा 7 का जो अध्यापक है उनको जो है शिक्षार्थियों के लेखन कौशल का आकलन करना है कि बच्चे कैसे लिख पा रहे हैं और कहाँ पर उनको दिक्कत हो रही है। तो इसमें कौन सा जो है उनको मदद करेगा? तो पहला है शिक्षार्थी श्रुत लेख जो है लिख सके, ये मदद करेगा, या फिर शिक्षार्थी किसी पात्र के बारे में वर्णन कर सके, या फिर शिक्षार्थी विचारों को संबंधता और व्यवस्थित तरीके से अभिव्यक्त कर सके, या फिर शिक्षार्थी प्रश्नों को समझ सके और अपने जो है उत्तर लिख पाए। तो यहाँ पर जो है रटवाना नहीं है कि बच्चे जो है उत्तर को समझ पाए और लिख लें। लेखन कौशल का आपको आकलन करना है, तो आंसर यहाँ पे थर्ड होगा कि शिक्षार्थी विचारों को संबंधता यानी चीज़ों को जोड़ पाएँ और व्यवस्थित तरीके से अभिव्यक्त कर पाएँ। ये नहीं है कि कुछ लिख रहे थे फिर लास्ट में कुछ लिख दिया, फिर स्टार्टिंग में कुछ लिख दिया, यानी एक सीक्वेंस में नहीं लिख रहे हैं, वो गड़बड़ लिख रहे हैं, आगे के पीछे वर्ड कर रहे, पीछे के आगे कर रहे, ऐसा उनको नहीं करना। यानी सीक्वेंस में लिखना, व्यवस्थित क्रम में होने चाहिए, संबंधता एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हों चीज़ें। यहाँ पे आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी माफ़ करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पाठ्य सामग्री पढ़ने के बाद अध्यापिका ने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को उनके पठन बोध के संवर्धन के लिए उन्हें पठन के बाद की गतिविधि में संलग्न किया। निम्नलिखित में से कौन सा पठन के बाद का कार्य वाह जो है चुनेगी?
क्वेश्चन नंबर जो 10 है। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो कौन सा करेक्ट होगा। पहला है पाठ में जो है आए शब्दों का श्रुत लिख देना, या फिर पढ़े गए पाठ के बारे में 7-8 वाक्य लिखने के लिए कहना, या फिर पढ़े गए पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करने के लिए जो है लिखने के लिए कहना, या फिर पाठ जो है श्यामपट्ट पर लिखे प्रश्न जो है उत्तरों को देखकर अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहना। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है, तो देखिए प्रश्नों को देख कर आप कॉपी पे लिखोगे तो आपको रटवाना नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि याद करने के लिए बोल रहा है, पहला भी नहीं होगा। आंसर यहाँ पे आपका सेकंड हो जाएगा कि पाठ यानी कि पढ़े गए पाठ के बारे में 7 से 8 वाक्य लिखने के लिए कहना। अब ऐसे क्या होगा कि जो पठन बोध संवर्धन के लिए उन्हें पठन के बाद की गतिविधियों में संलग्न करवाना है। तो जो बच्चे ने पढ़ रखा है वो 7 से 8 वाक्यों के बारे में आप लिखने के लिए कहोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ बच्चे ने कितना समझा है और कितना उसने समझ लिया है और कितना वो कनेक्ट कर पा रहा है। आंसर यहाँ पे जो होगा वो सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा। 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें पूछा है कि विद्यार्थियों की लेखन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए सहपाठी समीक्षा एक महत्वपूर्ण युक्ति है। सहपाठी समीक्षा का उद्देश्य है, यानी 11 पे पूछा है कि सहपाठी समीक्षा का उद्देश्य क्या है। पहला है अपने सहपाठियों की गलतियां निकालने के लिए प्रोत्साहित करना। तो आप बच्चों की गलतियां नहीं निकालोगे कि हाँ तुमने ये गलती कर दी, तुमने ये गलती कर दी। बच्चे ने गलती की है, आपको समझ में आया कि हाँ बच्चे के द्वारा यहाँ पे गलती हुई है, आपने उसको एक बार बोला कि आपके द्वारा ये गलती हुई है, बस हो गया। अब ये नहीं बार बार उसको आप रिपीट करवाते जा रहे हो कि आपसे ये गलती हुई है, गलती हुई है, उसके लिए आप प्रोत्साहित करोगे। सहपाठी को रचनात्मक जो प्रतिपुष्टि देना जो बाद में प्रारूप में सुधार की दृष्टि से सहायक होगी। आंसर यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन ही होगा कि रचनात्मक जो है प्रतिपुष्टि दोगे और उसके बाद जो है प्रारूप में सुधार की दृष्टि से वो सहायक हो जाएगी। तो आंसर यहाँ पे जो होगा वो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मूल्यांकन करने में मदद करना ये नहीं होगा। लेखन हेतु विचारों को संबंध करना और अनुच्छेद लिखना ये भी नहीं होगा। आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका होगा। 12 पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें जो है पूछा है कि एक कुशल पाठक बनने के लिए जरूरी है कि प्रतिदिन के जीवन से और विभिन्न विषयों से अर्जित ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए लिखित सामग्री के बारे में तर्क करना सीखना। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कुशल जो है पठन डैश डैश है, यानी कि जो पाठ पढ़ा जो है बनने के लिए जरूरी क्या है, आपको प्रतिदिन के जीवन से और जो है विभिन्न विषयों के अर्जित ज्ञान का इस्तेमाल करना, यानी आपने जो भी सीखा है उसको आप अपनी रियल लाइफ में प्रयोग कर पा रहे हो। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रवाहपूर्ण होगा, रचनात्मक होगा, विस्तृत होगा, या फिर डिकोड करना होगा। 12 का जो आंसर होने वाला है वो रचनात्मक हो जाएगा, क्योंकि आपको कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। कुशल जो पठन है वो रचनात्मक है। आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, डिकोड करना आपका नहीं होगा। 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा संसाधन के रूप में बहुभाषावाद के बारे में सही नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन दिया गया है। निगेटिव क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि निगेटिव में क्या होता है क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और सीटेट बहुत ज़्यादा अब निगेटिव क्वेश्चन भी देने लगा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अध्यापक कक्षा की विविध जो है भाषिक संस्कृति का सम्मान करते हैं। भाषिक और जो है सांस्कृतिक विविधताएं भाषा अधिगम के लिए संसाधन का कार्य करती हैं। और है अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने में मदद करते हैं। बच्चों की विविध भाषाओं को कक्षा में ना तो स्वीकृत किया जाना चाहिए और ना ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे बहुभाषावाद के बारे में कौन सा सही नहीं था, तो सिंपल सी बात है 4 ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है ये बच्चों की विविध भाषाओं को कक्षा में ना तो स्वीकृत किया जाना चाहिए और ना ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो यही आपका होगा, क्योंकि यही आपको नहीं करना है। बच्चे की जो विभिन्न भाषाएं हैं, जो भी उनकी लैंग्वेज रही है, जो भी उनकी मदर टंग है, आप उसको इंक्लूड करोगे। टूटी फूटी जो भी बच्चा लैंग्वेज में प्रयोग कर पा रहा है, अपने आप को अभिव्यक्त कर पा रहा है, आप उसको इंक्लूड करोगे, उसको अलग थलग नहीं करोगे। आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही आपको नहीं करना है और निगेटिव का हमको निगेटिव आंसर ही मिलना है। तो ये आपका 4th ऑप्शन होगा। बाकी ऑप्शन सही थे, बट निगेटिव के लिए हमको निगेटिव आंसर चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 14 पे चलते हैं। 14 है कि कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को आकलन के ऐसे अवसर देती है
जहाँ विद्यार्थियों को स्वयं जो है पहचानना है कि उनकी प्रगति या भाषा प्रयोग सही है या नहीं। इस प्रकार के आकलन को क्या कहा जाएगा? यानी कि कक्षा 5 की जो अध्यापिका है, वो क्या करे, विद्यार्थियों के आकलन करने के लिए एक ऐसे अवसर देती है, जहाँ पर विद्यार्थी स्वयं पहचानते हैं कि हाँ, मेरे द्वारा कहाँ पर प्रगति हुई है, भाषा का प्रयोग हमने सही किया है, कहाँ पर सही नहीं किया है। तो इस आकलन को आप क्या कहोगे? तो सिंपल सी बात है, योगात्मक आकलन होगा नहीं, क्योंकि जहाँ पर नंबर की अगर बात की जाए तो वो आपका योगात्मक आकलन हो सकता है। समूह आकलन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्रुप में आकलन की बात नहीं हो रही, बच्चा खुद स्वयं ही कर पा रहा है खुद का जो है असेसमेंट। सहपाठी आकलन भी नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड के द्वारा भी नहीं किया जा रहा है। सिंपल सी बात है, स्व आकलन है, क्योंकि बच्चा खुद स्वयं से अपना असेसमेंट कर रहा है कि मेरे द्वारा कहाँ पर गलती हुई है, कहाँ पर मेरे द्वारा गलती नहीं हुई है। आंसर यहाँ पे जो होगा वो 4 ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, योगात्मक आकलन जब होगा तो बच्चे को या तो नंबर दिए जा रहे होंगे, ग्रेड दिया जा रहा होगा, फर्स्ट सेकंड में डिवाइड किया जा रहा होगा, वहाँ पर आपका योगात्मक आकलन होगा। लेकिन स्वयं में, यानी स्वयं जो खुद से वो कर रहा है, तो स्व आकलन आपका हो जाएगा। अगर फ्रेंड के द्वारा हो रहा है, ग्रुप में किया जा रहा है समूह बना करके, तो समूह आकलन हो जाता। यहाँ पे आंसर 4 ऑप्शन होगा। अगला है, लेखन का वह कौन सा प्रकार है जो तथ्यों की व्याख्या करता है और उन्हें सामने लाता है? यानी ऐसा कौन सा इसमें प्रकार है जो तथ्यों की व्याख्या करके उसको सामने लाता है? तो वर्णनात्मक लेखन नहीं होगा, सिंपल सी बात, व्याख्यात्मक लेखन होगा, क्योंकि व्याख्या करता है, डिटेल में जाता है, तो व्याख्यात्मक लेखन आपका होगा। वृत्तांतमक लेखन ये नहीं होगा। आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। तो ये फ्रेंड थे 15 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को हेल्प मिली होगी। तो 15 ऑफ आपके कितने सही हुए वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हिंदी पेडागोजी का जो कंटेंट है वो सारा कंप्लीट मैंने करवा दिया है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सारी क्लासेस मिल जाएंगी, तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को भी शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारी टीचिंग से रिलेटेड अपडेट मिल जाती है। बाकी सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी भी करवाई जाती है, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।